Good morning student. Today I am going to explain the lesson 8, the cell, the structure and the function of the cell. Class 8 science. I have already explained you about unicellular or multicellular organism and the cell combination of cell make tissue and tissue make the organ, how they work in the body. Now the components of cell, the basic component of cell I am going to explain you: cell membrane, cytoplasm and nucleus. Today I am going to explain you about cytoplasm. It is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. The various other components or organelle of cell are present in the cytoplasm. मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में थोड़ा सा कि जो बाउंड्री होती है सेल की उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. उसके बीच में अगर हम एक सेंट्रल पार्ट ले लें तो वो न्यूक्लियस कहलाता है. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं. हर एक सेल में होता है ये. उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और भी ऑर्गेनल छोटे छोटे अंग होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स. इनके बारे में आप 9th में पढ़ोगे. इनका अपना अपना काम है सेल में. हर एक सेल में ये पाए जाते हैं और अपना अलग फंक्शन करते हैं. उस सेल को कॉम्बिनेशन में रखने के लिए, उस सेल को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए इनको अपना अपना फंक्शन करना पड़ता है. अब मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बता रही हूँ. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल. आपकी 8th क्लास में तो इसके बारे में बहुत ही बेसिक है. उसके बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ती है इनके बारे में ज़्यादा आ जाता है आपके सिलेबस में. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल. जो सेल है उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सबसे. इट इज जनरली स्फेरिकल, लोकेटेड इन द सेंटर. अधिकतर ये कैसा होता है? स्फेरिकल, गोलाकार होता है, सेंटर में होता है सेल के. इट कैन बी स्टेन. अगर हम इसे डाई लगा के देखो तो ये थोड़ा डार्क कलर में दिखाई देता है. इससे हमें पता चल जाता है ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्म से. और न्यूक्लियर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है. जैसे सेल के चारों तरफ सेलुलर मेम्ब्रेन थी जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. जैसे सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक बाउंड्री होती है जो उसे साइटोप्लाज्म से अलग रखते हैं. उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. जैसे न्यूक्लियस है, ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक बाउंड्री होती है, इसे बोल रही हूँ मैं. और ये भी पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं. इसके साइटोप्लाज्म से इसमें कोई भी मटेरियल अंदर आ सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है. तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये पोरस होती है. अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस. तो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स है जो वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, कोई लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है, वो इसके अंदर और बाहर अकॉर्डिंग टू नीड जाता है और आता रहता है. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called nucleolus. अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप और अच्छी कंडीशन का है तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसे भी देखा जा सकता है. वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी और होती है, उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. इसके अलावा न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड क्रोमोसोम्स. दीज कैरी जीन्स. उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं. और उनके ऊपर जीन्स, छोटे छोटे दाने लगे होते हैं एक तरह से. दे कैरी जीन्स दैट हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. जो माता पिता के गुण हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक इन्हीं जीन्स के जरिए जाते हैं. ये जीन कैरी करते हैं माता पिता के गुणों को, उनके कैरेक्टर्स को, जो बच्चों तक जाते हैं. द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड. जब सेल 1 से 2 बनते हैं तभी हमें ये क्रोमोसोम रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं. जब तक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसे क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं. और ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है. जब ये एक सेल से 2 सेल बनते हैं तभी ये रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स बोलते हैं. अब जो हमें जीन्स पढ़े जो क्रोमोसोम पे लगे होते हैं, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स. इस मीन्स जो पेरेंट्स से हमें गुण मिलते हैं वो इन जीन्स के थ्रू ही आते हैं. दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू यू.
इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे आल्सो हैव ब्राउन आइज। इट मीन्स जो मदर और फादर की जैसे आइज हम कहते हैं, उसकी आँख बच्चे की अपने पापा की जैसे हैं, कान उसकी मम्मी के जैसे हैं, तो ये सब गुण ये जीन्स कैरी करके लाते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट आल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। However, the different combination of genes from the parents result in different characteristics। लेकिन कुछ गुण मदर से कुछ फादर से आते हैं, तो इसलिए बच्चे के गुण थोड़े अलग हो सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज अपने मम्मी पापा जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे गुण मिलते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन द इनहेरिटेंस, एक तो वो इनहेरिटेंस का काम करता है कि पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चे तक कैरी करके लेके जाता है जीन्स के रूप में। जीन्स उसकी फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी? क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स पे मेन फंक्शन जीन्स का होता है। एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल, दूसरा काम इसका क्या है? इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। जो सेंटर सेल ना बहुत सारी एक्टिविटी करता है, रेस्पिरेशन, ब्रीडिंग, मैंने आपको बताया था, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, जो भी सेल के अंदर जो एक्टिविटी चलती रहती है उनको कंट्रोल कौन करता है? वो न्यूक्लियस करता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही सेल की एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एक उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पे जीन्स लगे होते हैं जो कैरी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। सेकंड वर्क क्या है? इट कंट्रोल द सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी एक्टिविटी होती है सारी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और एक सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये दोनों चीज़ मिलकर, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। जो प्रोटोप्लाज्म है जीवित पदार्थ है सेल का, और हर एक जीव सेल से मिलकर बना है। अगर सिंगल सेल है तो उसमें केवल आपको एक सेल मिलेगा और वो सारे काम करेगा। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, वो ट्राइलिन भी हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में जितना बड़ा एनिमल होगा बहुत सारे सेल होंगे उसके अंदर, तो सारे मिलकर कोऑर्डिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और वे सारे अंग अपना अपना कार्य करते हैं। अब क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये सारे न्यूक्लियस सेम होते हैं? तो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो साइड में होता है, हमारे जैसे सेंटर में होता है, तो प्लांट सेल का थोड़ा साइड में न्यूक्लियस होता है, लेकिन वर्क उसका भी ऑलमोस्ट सेम है। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, अब हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसका न्यूक्लियस कैसा होता है। उसका न्यूक्लियस नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होता, लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका न्यूक्लियस ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। देयर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो सिंगल सेल होते हैं जैसे बैक्टीरियल सेल उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दीज सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकार्योटिक सेल। तो उन सेल को, जिन सेलों के न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनका न्यूक्लियर के अंदर जो मटेरियल होता है वो ऐसे बिखरा रहता है, और उन सेलों को प्रोकार्योटिक सेल बोलते हैं, पुराने सेल। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकार्योट्स। और उन जीवों को क्या बोलते हैं? प्रोकार्योट्स। प्रो मीन्स प्रीमिटिव, पुराने, जो पहले पाए जाते थे ऐसे सेल। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अभी भी पाए जाते हैं। उन सेलों में जो न्यूक्लियस है बैक्टीरिया के सेल में, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर सेल है, उनका न्यूक्लियस का जो पार्ट है ना वो बिखरा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दो एग्जाम्पल है इसके प्रोकार्योट्स के, पुराने सेलों के, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। द सेल लाइक ओनियन सेल एंड चिक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। लेकिन जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल जैसे चिक सेल, ओनियन सेल जिसके बारे में हम पहले पढ़ा चुके हूँ मैं आपको, उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और उन्हें यूकार्योटिक सेल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? यूकार्योटिक, EUKARYOTIC, यूकार्योटिक सेल। आर ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो केवल दो ही हैं ये, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनकी टाइप यूकार्योट्स है, जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बाकी सारे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं उनके चारों तरफ, उनकी बाउंड्री के चारों तरफ। तो आज हमने स्टूडेंट्स
एक तो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। साइटोप्लाज्म क्या था? जेली लाइक सब्सटेंस, और जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इसमें बहुत सारी और बाकी ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस। दूसरा हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक सेल का। एक तो इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस को हम ट्रांसफर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इट मीन्स पेरेंट्स के गुण बच्चों तक ट्रांसफ़र न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमैटिन मटेरियल के द्वारा होता है। जब एक सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उसके क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और वो कैरी करते हैं पेरेंट्स के गुणों को बच्चों तक। ठीक है स्टूडेंट, आज मैंने जितना आपको पढ़ाया वो आप अच्छी तरह से रीड कर लेना।